नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 20 फरवरी को होगा पेश। कल से शुरू हो रहे सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने की कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र की समयावधि कम होने पर खड़े किए सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, मूल निवास, भू कानून, स्मार्ट मीटर समेत विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा जरूरी। देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ रही चुनौतियों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जलवायु परिवर्तन से सूख रहे जल स्रोत चिंता का विषय। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। दोनों नदियों के तल पर 26 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की है योजना। और पंतनगर विश्वविद्यालय में 20 से 22 फरवरी तक आयोजित होगी 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो। देश विदेश के 3,500 से ज्यादा वैज्ञानिक, छात्र और किसान होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से आरंभ हो रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय व कार्य मंत्रणा की बैठक आयोजित की गई। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आगामी सत्र के लिए एजेंडा तय किया गया। कार्य मंत्रणा की बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, भाजपा विधायक खजान दास व उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 20 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के लिए अभी तक 521 प्रश्न आए हैं। आज हमारी सर्वदलीय बैठक हुई और साथ ही साथ कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में हमारे साथ हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी थे, एलओपी साहब भी थे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी भी थे, आदरणीय खजानदास जी और आदरणीय उमेश शर्मा जी थे। और अच्छी बैठक हुई जिसमें यही मैंने निवेदन किया कि पहला साल का पहला सत्र है। गवर्नर साहब हमारे एड्रेस के लिए पहुंचेंगे तो एक अच्छे माहौल में हम उनका अभिभाषण सुने, शांतिपूर्वक उनका अभिभाषण सुने और साथ ही साथ जो हमारा सत्र चल रहा है उसमें ये प्रयास किया जाए कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने सवाल उठाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सवाल हम लोग उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के हमें उत्तर मिल सकें। टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ बात करें ताकि हमारे मंत्री जो हैं, जो सरकार है, वो आपके जवाब ठीक ठाक दे सके। कार्य मंत्रणा में भी अच्छी बैठक हुई और उसके बाद 20 तारीख तक ये निर्णय हुए हैं, बिजनेस का निर्णय हुआ है कि क्या क्या कार्य होंगे। 12:30 बजे 20 तारीख को हमारा बजट पेश होगा। इस बार विधानसभा को पहली बार नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जाएगा। इसके लिए सभी विधायकों की मेज पर लैपटॉप लगा दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह पेपरलेस विधानसभा की तरफ एक कदम है। बाद में हम पूरी तरह पेपरलेस विधानसभा संचालित कर सकेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान अब सदन के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों और संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सदन के भीतर किसी भी सदस्य या कर्मचारी को मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी मंत्री या सदस्य को प्रश्नों के उत्तर के लिए मोबाइल फोन की आवश्यकता होती है तो उन्हें सदन के बाहर जाकर ही इसका उपयोग करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले विधानसभा सत्र में सदन के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद यह सख्त निर्णय लिया गया है। फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है। यह आज मैंने सीएस मैडम को बोल दिया है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र की समयावधि कम होने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा सत्र कम दिनों का होने से जनता के मुद्दे सामने नहीं आ पाते हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मूल निवास, भू कानून, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, गन्ना मूल्य, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्र की समयावधि बढ़ाने के लिए कांग्रेस लगातार दबाव बनाए रखेगी। गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। रोजगार के बारे में सरकार खामोश है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है, लेकिन आज तक उस क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। विकास ठप सा पड़ गया है। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर आज हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 5 बजे होनी है। हम विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और एक राय बनाएंगे किन मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में लेना है और उसके आधार पर सदन में नियमों के अंतर्गत सूचनाओं को शामिल करेंगे। लेकिन कल से लगातार हम सत्रावधि बढ़ाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं। और हम चाहते हैं कि इसको कम से कम 15 दिन का, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगला सत्र कम से कम 10 दिन का हम करेंगे। और आज देखने को मिला है कि जो एजेंडा आज पेश किया गया है उसमें कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक है उसमें 18, 19, 20, 21 और 22, 23 अवकाश, 24 तारीख को तक का इन्होंने एजेंडा निर्धारित किया है। हमने आज भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहा है कि समय को बढ़ाया जाए और सोमवार का दिन तो कभी आज तक देखने को नहीं मिला है। कल से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए देहरादून शहर के लिए यातायात प्लान जारी किया गया है। सत्र के दौरान शहर में कई जगहों पर रूट डाइवर्ट रहेगा। विधानसभा सत्र के दौरान जुलूस को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रगति विहार, शास्त्री नगर, बाईपास, डिफेंस कॉलोनी और विधानसभा तिराहे पर बैरियर लगाए गए हैं। वहीं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अलग कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को यातायात संबंधी कोई भी समस्या होती है तो वे कंट्रोल रूम नंबर 112 और यातायात कंट्रोल रूम नंबर 7579278154 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस द्वारा उनकी समस्या का फौरन समाधान किया जाएगा। परीक्षार्थियों को किसी भी दशा में नहीं रोका जाएगा। पुलिस प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को परीक्षा के लिए समय से रवाना करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से देहरादून में शुरू होने जा रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई विपक्षी दलों की ओर से विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम भी जारी किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के साथ भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ यातायात का जो प्लान है उसको भी पुलिस प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। दून पुलिस की ओर से जो कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जिससे यातायात संबंधी अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें भी सूचना दी जा सकती है। क्योंकि बोर्ड की परीक्षा गतिमान है, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। इसके साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत या परेशानी या यातायात से संबंधित कोई परेशानी आती है तो आप पुलिस प्रशासन के जो कंट्रोल रूम है उसमें सूचना दे सकते हैं। जो पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 112 कंट्रोल रूम से आप यातायात से संबंधित अपनी परेशानी को जानकारी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू किया जाए। देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए केंद्र से सहयोग का अनुरोध करने और स्टेट सेक्टर से जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून में आबादी और वाहनों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि, पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यातायात में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रिस्पना नदी के तल पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी के तल पर 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। इन नदियों के अंदर स्थित जन सेवाओं, विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सीवर लाइन का नदी से बाहर विस्थापन भी होना है।
देहरादून में नीति आयोग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और इससे हिमालय क्षेत्रों के लिए बढ़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोतों का सूखना बेहद चिंता का विषय है। राज्य सरकार 5,500 से अधिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य कर रही है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, धारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सारा के माध्यम से लगभग 5,500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। वहीं नीति आयोग के सलाहकार सुरेंद्र मेहरा के मुताबिक हिमालय राज्यों में जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव के मद्देनजर यह कार्यशाला आयोजित की गई। इसके माध्यम से भविष्य की योजना तय करने में आसानी होगी। ये जो वर्कशॉप है, आज की जो कार्यशाला है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिमालय क्षेत्र में जो स्प्रिंग शेड है या वाटर शेड, एक टर्म थी जो पहले यूज़ होती थी। स्प्रिंग शेड जब हम टर्म का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भूमिगत धाराएं हैं वो धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाते हैं। तो स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। एक राज्य की धाराएं दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य की धाराएं तीसरे राज्य में जाती हैं और अल्टीमेटली वो एक बड़ी नदी के रूप में परिवर्तित होती हैं। तो किस प्रकार हम अलग सभी राज्यों को मिलाकर जो स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट है उसको एक हम कैसे बेहतर दिशा में ले जा सकें, जिससे संरक्षण जो धाराओं का है वो और जो स्थानीय लोग हैं उनका विकास एक किस प्रकार से सामंजस्य रूप से हो सकता है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये कार्यशाला की जा रही है। कार्यक्रम के आयोजक गोविंद वल्लभ पंत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल ने कहा कि इस तरह के बड़े कार्य के लिए विभिन्न संस्थानों का एक साथ आना बेहद जरूरी है। हर्डल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो समसामयिक चैलेंजेस बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से आ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में इस साल बारिश हुई 86% हमारी बोलते हैं कि कम वर्षा हुई, खासकर सर्दियों में तो बारिश ही नहीं हुई। अब बारिश नहीं हुई तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव तो स्प्रिंग पे पड़ रहा है, लेकिन जो ये वनाग्नि अभी से लगनी शुरू हो गई तो उस पे भी उनका भी स्प्रिंग पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो क्लाइमेट के साथ साथ जो हजार्ड्स हैं, फायर हजार्ड्स हैं, जंगलों में आग लग रही है, पलायन हो रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन में डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड वे में सोच करके सारे संस्थान मिलके एक ठोस रणनीति कैसे बनाए ताकि हिमालय की स्प्रिंग्स को एक दृढ़ता मिले और वो अनवरत रूप से हमारे सामाजिक और पारिस्थितिकी तंत्र को सतत बनाए रखने में अपना योगदान देते रहें। इस पे हमारा कार्य चल रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सौंग बांध से प्रभावित रगड़ गांव, घुड़साल गांव, खाली डांडा, लग्गा सौंदड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ गांव में आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन दिया कि उनकी हर संपत्ति का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को परियोजना के लिए जमीन देने वाले काश्तकारों की हर संभव मदद के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित भवनों के पुस्ते नाप कर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। आंशिक प्रभावित परिवारों के संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने इंटर कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। सौंग बांध को के निर्माण को लेकर जो हमारे प्रभावित गांव हैं जनपद टिहरी गढ़वाल के, उनके साथ एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया था रगड़ गांव के इंटर कॉलेज में। और वहां पर हमने जितने भी प्रभावित परिवार थे उनकी सभी समस्याओं को सुना और इसमें माननीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में भी एक बैठक की गई थी। उसके बारे में भी जो कंप्लायंस होने थे वो सारे पॉइंट्स हमने जांच करे हैं और सभी जो भी प्रभावित परिवार है सबको हमने आश्वस्त किया है कि उनके साथ जो भी बेस्ट से बेस्ट उनका जो भी मुआवजा हो सकेगा और उनके विस्थापन को लेकर भी जो कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी उसको हम तत्काल करेंगे। और भी उस एरिया में कृषि पर्यटन को आदि को बढ़ावा देने के लिए भी जिला स्तर से भी हम कई योजनाएं वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बदलो बदलो आदत बदलो।
बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS की ओर से आयोजित 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो पहली बार उत्तराखंड में 20 से 22 फरवरी तक पंतनगर में आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम से संबोधन करेंगे। कार्यक्रम में देश विदेश से 3,500 से ज्यादा वैज्ञानिकों, छात्रों और किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें हिस्सा लेंगे। कृषि विज्ञान कांग्रेस का मकसद दुनिया भर के अग्रणी शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, छात्रों, किसानों और उद्यमियों को कृषि खाद्य प्रणालियों के सभी पहलुओं पर अपने शोध निष्कर्षों, विचारों व अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए संयुक्त मंच प्रदान करना है। एग्री एक्सपो में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि उद्योगों, एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की नवीन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन समिति के सचिव और निदेशक शोध डॉक्टर अजीत सिंह नैन ने बताया कि उत्तराखंड में इस तरह का आयोजन उत्तराखंड में ही नहीं अपितु किसी भी राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में पहली बार हो रहा है। ये एक बड़ा पंडाल मेरे पीछे लगा हुआ है जिसमें कि इनॉग्रेशन का कार्यक्रम होगा और उसी में ही बाद में पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और वैलिडिक्टरी कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ 3 दूसरे पंडाल लगाए गए हैं जो कि एग्जीबिशन को लेके हैं। उसमें पूरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके और पूरे देश के जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं या विश्वविद्यालय हैं उनके सबकी जो तकनीकी डेवलप उन्होंने की है उसका प्रदर्शन वहाँ किया जा रहा है। करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3,500 से 4,000 लोग हमारे इसमें कार्यक्रम में आएंगे। अभी तक जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है करीब 2,500 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि 3,500 से 4,000 के बीच में कुल संख्या ये रहेगी। और ये मेरे को लगता है कि पहली बार इस तरह का इतना बड़ा समागम हो रहा है जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक से लेकर देश विदेश के छात्र और जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो एक साथ आ रहे हैं। और उनके आने से ये फ़ायदा होगा कि जो बाहर विदेशों की जो तकनीकियाँ हैं जिनसे वहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उन तकनीकों का ज्ञान वो हमारे किसानों को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी में इसका फ़ायदा होगा, कृषि में फ़ायदा होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बागेश्वर जिले के पदक विजेता खिलाड़ियों, प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में ताइक्वांडो में रजत पदक विजेता महेंद्र सिंह परिहार, विशाखा साह और कांस्य पदक विजेता हर्षिका जोशी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि जिले में ताइक्वांडो को हब के रूप में विकसित किया जाने का प्रयास किया जाएगा। खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल बजट में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। वैसे तो 6 मेडलिस्ट हैं हम लोगों के जनपद में जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं, लेकिन आज यहाँ पे 3 मेडलिस्ट जो उपलब्ध थे उनको यहाँ पे बुला के सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जनपद में ताइक्वांडो में काफ़ी अच्छा हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं और इस बार हम लोगों के 2 रजत और 1 कांस्य पदक इन 3 बच्चों में से उनका ताइक्वांडो में ही आया है, उनको सम्मानित यहाँ पे किया गया है। गृह जनपद में सम्मान मिलने पर सभी खिलाड़ी खुश नजर आए। खिलाड़ियों ने कहा कि वर्षों मेहनत करने के बाद आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। कि मुझे यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया जिलाधिकारी सर का, मुख्य विकास अधिकारी सर का और मेरे सारे कोचेस का, और जिसने भी मेरे को सपोर्ट किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी कि ये अवसर मुझे पहले भी मिला है, अभी भी मिला है और बाद में भी मिलते रहे। और जो और बच्चे हैं जिनका मेडल नहीं आया है, मैं कहूँगी कि उनसे कि आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आएगा। मैं भी 3 साल तक अटकी थी एक जगह पे, तो फिर अभी आया है मेडल। खुशी बहुत अच्छी है कि कहते हैं हमें सम्मान दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो रहा है। इससे कहते हैं काफ़ी प्लेयर्स को डेडिकेशन मिलेगा कि कहते हैं हाँ भाई, कहते हैं अगर हम मेहनत करेंगे आगे मेडल लाएंगे तो कहते हैं हमें भी ऐसी सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आज गवर्नमेंट इतनी अच्छी जॉब दे रही है मेडल्स पे और कहते हैं इतनी अच्छी स्कॉलरशिप दे रही है मेडल्स पे, इससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को कि कहते हैं हाँ भाई हमने मेहनत करनी है।
इस अवसर पर ताइक्वांडो के प्रशिक्षक कमलेश तिवारी, खो-खो के सहायक प्रशिक्षक राजेश कुमार, वॉलीबॉल की कोच गीता परिहार, नीरज पांडे और अनीता पांडे को भी सम्मानित किया गया। हमारी उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, खेल मंत्री जी का, उन्होंने इतना अच्छा आयोजन हमारे प्रदेश में कराया और ये बच्चे जिन्होंने मेडल जीता ये पिछले कई 15-20 सालों से हमारे पास ट्रेनिंग में थे और एक अच्छा उन्होंने काफी मेहनत की थी जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस आज इतना अच्छा है। बागेश्वर में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए रेलवे स्टेशन और कॉलोनी के सर्वे के कार्य का ग्राम पंचायत खोली के लोगों ने विरोध किया है। ग्राम पंचायत खोली में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के साथ ही स्टेशन और रेलवे कॉलोनी के निर्माण के लिए सर्वे का कार्य दिल्ली की एक संस्था कर रही है। सर्वेयर जब ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने टीम का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो गाँव के लोग खेती कैसे करेंगे। जो हमारी पैतृक ज़मीन है ये कट जा रही है। आधी ज़मीन तो हमारी स्टेडियम में चली गई है, आधी ज़मीन हमारी जो है वहाँ जिला अस्पताल में चली गई है। हमारे गांव में बेरोजगारी ज़्यादा है, नौकरी पेशा कम है। इसके लिए हम ये विरोध करेंगे कि ये ज़मीन नहीं कटनी चाहिए। फिर हमारी उपजाऊ भूमि है, ये आजीविका हमारी गाँव में इसी से चलती है। पशुपालन हो गया और खेती बाड़ी होगी, इसी से आजीविका चलती है हमारी। वहीं टनकपुर बागेश्वर रेल निर्माण संघर्ष समिति का कहना है कि भारत सरकार ने कई बार सर्वे करने के बाद मार्ग को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल किया, लेकिन आज तक इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। समिति ने कहा कि वर्तमान समय में रेल लाइन की बहुत आवश्यकता है, जिससे पहाड़ में विकास के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन उपजाऊ भूमि पर सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। अभी कहना है कि चलो रेल आना कोई अच्छी बात है, हमारा विकास होगा, लेकिन हमारा जो ये शेरा है, जो कृषि भूमि है, उससे उनका गुजर बसर होता है, तालाबों ज़मीन है, तो वहाँ पर अचानक वहाँ पर कैसे आए ये हमको भी जानकारी नहीं है। और शेरे में तो लगभग जहाँ उपजाऊ ज़मीन है वहाँ आना भी नहीं चाहिए, इतना हम कहना चाहेंगे। और सरकार ने इस बारे में हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, हमें कोई सूचना नहीं मिली है। इस मामले में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि रेलवे के अधिकारियों से संपर्क कर दोनों पक्षों के बीच वार्ता करवाई जाएगी और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। ग्रामीण हम लोगों के पास आए थे, उनके द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई है कि कतिपय उनकी जो लैंड है वो वहाँ पर अगर रेलवे का जो भी स्टेशन प्रपोज है या रेलवे की लाइन प्रपोज है उसमें कुछ ज़्यादा उनकी लैंड आ रही है, ये उनका कहना था। तो उसके संबंध में क्योंकि अभी हम लोगों ने रेलवे का पक्ष नहीं प्राप्त किया है, तो रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कनेक्ट करते हुए उनको एक मीटिंग के लिए कॉल किया गया है और फिर जो हमारे वहाँ के ग्रामीण हैं उनको भी उसमें बुला लिया जाएगा और फिर दोनों पक्षों से के सामने वार्ता की जाएगी और उसका समाधान जो है वो निकाला जाएगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग के कारणों में से प्रमुख है चीड़ के पेड़ की पत्तियां यानी पिरुल। वन विभाग लगातार इसे जंगल से उठाने और इससे लोगों की आजीविका जोड़ने के प्रयास कर रहा है। पिछली बार वन विभाग ने एनटीपीसी को उनके बॉयलर्स के लिए पिरुल सप्लाई किया था। इस बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी पिरुल लेना चाहता है। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक इससे पिरुल के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही पिरुल की दरों में बढ़ोतरी के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका प्रस्ताव शासन में लंबित है। पिरुल के कलेक्शन में पिछले साल भी हमने बहुत बढ़ोतरी की थी और इस साल हमारा प्रयास है कि और ज़्यादा बढ़ोतरी हो और वर्तमान में शासन में भी जो पिरुल के रेट्स हैं उनको बढ़ाने का जो है वो विचाराधीन है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही उसका शासनादेश होगा, जिससे लोग और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे पिरुल को जमा करने की। और पिरुल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ जो कार्यरत हैं, जिससे जो ब्रिकेट्स बना रही हैं, इससे उनको बेहतर सप्लाई हो सके। और साथ ही एनटीपीसी को भी पिछले साल हमने पिरुल सप्लाई किया था उनके बॉयलर्स के लिए। आईओसी भी आया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और वो पायरोलिसिस वगैरह के माध्यम से इसको इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये एक एडिशनल मार्केट होगी हमारे पिरुल की। नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल व नगर आयुक्त नमामि बंसल ने आज निगम परिसर से 15 इलेक्ट्रिक कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम की ओर से संचालित ये वाहन रिस्पन्ना नदी किनारे स्थित मलिन बस्तियों से कूड़ा उठान का कार्य करेंगे। मेयर सौरभ थपलियाल ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण की दिशा में निगम का यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
आज हमने ई वाहन यहाँ से उनको 15 वाहनों को यहाँ से निकाला है, जो कि अपने कचरा उठाने का काम करेंगे और जो संकरी गलियाँ हैं उनमें जाएंगे। प्रदूषण मुक्त वाहन है और वो इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि रिस्पन्ना नदी क्षेत्र के आसपास आबादी क्षेत्र में सफाई जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर निगम भविष्य में इन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। उत्तरकाशी नगर पालिका नए रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत सबसे पहले तांबा खानी के बाहर लगे कूड़े के अंबार को हटाने का काम चल रहा है। इसके लिए एक्सपर्ट की राय भी ली गई है। नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि तांबा खानी से कूड़े का ढेर हटने के बाद यहां पैदल रास्ता बनाया जाएगा। तांबा खानी क्षेत्र को व्यू पॉइंट के रूप में विकसित भी किया जाएगा। मेरा विजन जो है पहले अपना शहर से जो हमारा कूड़ा है इसका निस्तारण मुझे करना है बहुत जल्द, क्योंकि एक्सपर्ट टीम ने वो बुला भी ली है और वो हमारे जो नई जगह हमको मिली है तिलोत में, उसमें हम लोग इसका कार्य कर रहे हैं और इसमें बहुत जल्द हम लोग जो है इसको कूड़े का निस्तारण भी करेंगे। और जे को बता भी दिया है, ये को बता दिया है कि उसमें जल्दी से जल्दी जाके कार्रवाई करें और उसको वहाँ से खाली करा के वहाँ पे हम अपने यूज़ में ला सकें उसको। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शालिनी चित्राण ने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। हमारी 3 कूड़ा नई गाड़ी जो चल रही है कूड़ा की, वो प्रॉपर जहाँ पे रास्ते में कूड़ा पड़ता है उसको उठवा रही है और बाकी जो हमारे कर्मचारी हों लगातार व्यवस्था बड़ेती से लेकर गणेशपुर तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आजकल वार्ड वाइज भी हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है। 2 बजे के बाद जो सफाई कर्मचारी है वार्ड वाइज एक पूरी टीम लेके सफाई अभियान चला रहे हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 20 फरवरी को होगा पेश। कल से शुरू हो रहे सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने की कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र की समयावधि कम होने पर खड़े किए सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, मूल निवास, भू कानून, स्मार्ट मीटर समेत विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा जरूरी। देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ रही चुनौतियों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जलवायु परिवर्तन से सूख रहे जल स्रोत चिंता का विषय। देहरादून में रिस्पन्ना और बिंदाल कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। दोनों नदियों के तल पर 26 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की है योजना। और पंतनगर विश्वविद्यालय में 20 से 22 फरवरी तक आयोजित होगी 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो। देश विदेश के 3,500 से ज्यादा वैज्ञानिक, छात्र और किसान होंगे शामिल। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। अभी के समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।